क्लास 6 अध्याय 13 संस्कृति और विज्ञान। श्रुति के सवाल। श्रुति अपने पिताजी के साथ पटना में म्यूजियम देखने गई। वहाँ की एक मूर्ति पर उसकी नज़र टिक गई। उसने अपने पिताजी से पूछा, यह किसकी मूर्ति है, इसे कब बनाया गया होगा। भारत के इतिहास में 4वीं से 7वीं सदी के बीच का समय सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इन 400 वर्षों में समाज, धर्म, कला, साहित्य, विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में ऐसे कई कार्य हुए जिसे आज भी याद रखा जाता है। पुराण। महाकाव्य काल 4वीं सदी के प्रारंभ से 7वीं सदी के मध्य तक का समय, जिसे रामायण, महाभारत, पुराणों एवं तमिल साहित्यों को अंतिम रूप से संकलित किया गया। इस काल में अन्य लौकिक महाकाव्यों, गैर धार्मिक साहित्यों की भी रचना हुई, इसलिए इस काल को महाकाव्य काल कहते हैं। कला एवं साहित्य। यह काल साहित्य रचना की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध रहा। इस काल में कई धार्मिक एवं लौकिक साहित्यों की रचना हुई। इन पुस्तकों में स्त्रियों एवं पुरुषों की वीर गाथाओं तथा देवताओं से संबंधित कहानियों के बड़े स्वाभाविक तरीके से लिखा गया है। पुराणों की रचना इसी काल में हुई थी। पुराणों से हमें धार्मिक, सामाजिक कहानियों के अतिरिक्त राजवंशों की वंशावली भी मिलती है। हिंदू रीति रिवाज एवं कानूनों से संबंधित कई पुस्तकों की रचना इसी काल में हुई। यद्यपि रामायण और महाभारत की रचना कई सौ वर्षों में हुई, लेकिन इसे अंतिम रूप से पुराणों की तरह इसी समय संकलित किया गया। कुमार संभव। कुमार संभव में शिव पार्वती के प्रेम और प्रणय के दृश्यों का वर्णन है। पार्वती ने शिव को पाने के लिए जो कठोर तपस्या की थी, उसका बड़ा ही रोचक एवं सजीव वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। गुप्त काल में कई ऐसे दरबारी कवि थे जिनकी रचनाएं हमें प्राप्त नहीं होती, लेकिन उनकी रचनाओं के अभिलेखनीय प्रमाण मौजूद है। आज आप हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। ये काव्य शैली में कालिदास की तरह थे। इस काल के महानतम रचनाकार कालिदास है, जिन्होंने कविता एवं नाटक दोनों ही क्षेत्रों में कई पुस्तकों को लिखा। कालिदास के नाटक सुखांत और प्रेम प्रधान हैं। इनकी रचनाओं में ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभव और रघुवंशम है। कालिदास अपने नाटकों में भाषा का चुनाव पात्र की सामाजिक स्थिति के अनुसार करते थे। उच्च सामाजिक स्तर के पात्र संस्कृत बोलते थे, जबकि निम्न सामाजिक स्तर के पात्र एवं स्त्रियां प्रायः प्राकृतिक तथा अन्य स्थानीय भाषा का प्रयोग करती थी। कालिदास की रचना अभिज्ञान, शाकुंतलम, साहित्य और नाटक कला दोनों ही दृष्टि से बेजोड़ है। मालविका मित्रम नाटक शुंग वंश के इतिहास पर आधारित है। इस काल में नाटकों को शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम अन्य काव्यों की तरह नहीं है, क्योंकि इसमें राजकीय जीवन एवं महाकाव्यों के प्रसंगों की बात नहीं की गई है। इसका नायक दरिद्र ब्राह्मण सार्थवाह चारुदत्त है एवं नायिका बसंत सेना के नाम की गायिका। वैसे इस नाटक के सभी पात्र अपने अपने क्षेत्र की स्थानीय भाषा बोलते हैं, जो वास्तविक जीवन से ज़्यादा करीब दिखाई देते। इस नाटक के सभी पात्रों की भाषा बड़ी सहज है, लेकिन उनमें भरपूर संवेदना की भाषा दिखाई देती है। इसमें समाज के सभी वर्गों, राजा, ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, चोर, धूर्त, दास आदि का सहज चित्रण है। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम नामक की 2 ऐतिहासिक नाटकों का रचना किया है। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम नामक ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। मुद्रा राक्षस में जहां चाणक्य की योजनाओं का वर्णन है, वहीं देवी चंद्रगुप्तम में शकाधिपति एवं रामगुप्त का चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा वध एवं ध्रुव देवी के साथ विवाह का चित्रण
है। इस प्रसंग को आप पिछले अध्याय में भी पढ़े हैं। स्वयं हर्षवर्धन भी उच्च कोटि का नाटककार था। इसने नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक 3 नाटकों की रचना की है। यह संस्कृत के गद्य साहित्य का सर्वोत्तम उदाहरण है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक अमर सिंह ने अमरकोश संस्कृत शब्दकोश की रचना की है। वात्स्यायन का कामसूत्र भी इसी काल का प्रसिद्ध लौकिक ग्रंथ है। इसमें व्यवहारिक जीवन के सभी पक्षों का तार्किक विवेचन किया गया है। इसमें नागरिकों के लिए अच्छे व्यवहार, संगीत, नृत्य, गीत आदि की शिक्षा से संबंधित चर्चा है। इसमें संपन्न नागरिक के दैनिक जीवन का वर्णन किया गया है। इसी समय दक्षिण भारत में भी कई महाकाव्यों की भी रचना हुई है, जिसमें संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। इन ग्रंथों की रचना तमिल भाषा में की गई। इलंगो नामक कवि ने शिल्पाधिकारम की रचना की। इसमें कोवलम नामक व्यापारी का उल्लेख है, जो अपनी पत्नी कन्नगी को छोड़कर माधवी नाम की वैश्या से प्रेम करता है। राज जौहरी के द्वारा चोरी का झूठा आरोप लगने पर राजा के द्वारा उसे प्राणदंड दे दिया गया। इसकी पत्नी कन्नगी ने अन्याय के विरोध में मदुरा शहर का नाश कर डाला। मनई मेखला लगभग 400 वर्षों के बाद तमिल भाषा में ही सत्यनारायण द्वारा लिखा गया। इसे कोवलम और माधवी की बेटी की कहानी है। मणि मेखला ही सत्यनारायण ने लिखा था। आम लोगों द्वारा भी कहानी, कविता, गीत एवं नाटक लिखे जाते थे। इसमें से कुछ शिक्षाप्रद कहानियों का संकलन जातक साहित्य एवं पंचतंत्र में संकलित है। जातक कथाएं स्तूपों की रेलिंगों एवं अजंता के चित्रों में दर्शाया गया है। वास्तुकला, स्थापत्य कला। इस समय साहित्य के साथ साथ वास्तुकला के क्षेत्र में भी कई उपलब्धियां हासिल की गई। इस समय के बनाए गए बौद्ध विहार एवं मठ आज भी विद्यमान है। हालांकि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया इस समय शुरू हुई थी, लेकिन मंदिरों का पर्याप्त अवशेष हमें नहीं मिलता। दक्षिण भारत में भी मठ मंदिरों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। मंदिर निर्माण की शुरुआत गर्भगृह से होती थी, जिसमें देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए एक दालान होता था, जिसमें एक सभा से होकर गुजरना पड़ता था। सभा भवन का द्वार ड्योढ़ी में निकलता था। भवन के चारों ओर दीवार युक्त आंगन होता था। इस आंगन में आगे चलकर छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण कर अन्य देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाने लगी। इस समय के अधिकांश मंदिरों में शिखर नहीं बनते थे, लेकिन शिखर निर्माण की शुरुआत भी इसी समय हो चुकी थी। चूँकि मंदिर का निर्माण चबूतरे पर किया जाता था, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी। मंदिरों के द्वार और स्तंभ सुसज्जित होते थे। अब आप अपने गांव मोहल्ले के मंदिर के बारे में कुछ बताएं। गुप्त काल का सर्वोत्कृष्ट मंदिर झांसी। उत्तर प्रदेश जिले के देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यह वैष्णव धर्म से संबंधित वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस मंदिर के निर्माण में गुप्तकालीन स्थापत्य कला का विकसित रूप दिखाई देता है। मंदिर का शिखर 12 मीटर ऊंचा, जो संभवतः मंदिर पर शिखर निर्माण का पहला उदाहरण है। इस मंदिर में 4 मंडप है, जो चारों दिशाओं में है। गर्भगृह, जहाँ मूर्तियाँ होती है, के द्वार पर निर्मित स्तंभ मूर्तियों से अलंकृत है। दशावतार मंदिर। एरन में बरहा और विष्णु के मंदिर हैं। गुप्त काल में हिंदू मंदिरों के अतिरिक्त बौद्ध विहारों, चैत्यों एवं स्तूपों का निर्माण हुआ। सारनाथ में धामेक स्तूप का निर्माण ईंटों से हुआ है। इसका आधार अन्य स्तूपों की तरह वर्गाकार न होकर गोलाकार है। स्तूप की कुल ऊंचाई 128 फुट
फुट है। इसमें अन्य स्तूपों की तरह चबूतरा नहीं है, यह धरातल पर ही निर्मित है। स्तूपों की दीवारों पर बौद्ध प्रतिमाएं रखने के लिए स्थान तने हुए हैं। यह कल्पना, आकार एवं सजावट में उत्कृष्ट कोटि का है। सारनाथ का धम्म स्तूप, उत्तर प्रदेश। सारनाथ इस काल के गुहा मंदिर का सर्वश्रेष्ठ नमूना उदयगिरी का गुहा मंदिर है। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति वीरसेन ने बनवाया था। इसके भीतर एक गर्भगृह तथा उसके सामने मंडप है। इसमें वराह अवतार की विशाल मूर्ति उत्कीर्ण है। दीवारों पर अलंकरण एवं पच्चीकारी भी है। उदयगिरी का गुहा मंदिर। बौद्ध गुहा मंदिरों में अजंता, बाघ एवं सीतन वासन की गुफाएं महत्वपूर्ण है। ये गुफाएं काफ़ी लंबी है। पहले की गुफाओं के विपरीत इस काल की गुफाएं अलंकृत मिलती है। गुफा के मंदिरों में बौद्ध धर्मावलंबी पूजा करने के लिए आते थे। मूर्तिकला के क्षेत्र में 4वीं से 7वीं सदी के बीच मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्रा महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। कुषाण कालीन मूर्तियों में जहां शरीर के सौंदर्य का निरूपण किया गया था, वहीं गुप्त काल की मूर्तियों में मोटे वस्त्र सज्जा का प्रदर्शन किया गया। मूर्तियों के सुसज्जित आभा मंडल बनाए गए। देवी देवताओं को मानव का रूप दिया गया। इस काल में की मूर्तियां पर गांधार शैली की अपेक्षा मथुरा शैली का प्रभाव अधिक दिखता है। इस काल में बुद्ध की प्रतिभाओं के साथ साथ विष्णु की भी मूर्तियां बनाई गई। विष्णु की यह प्रसिद्ध मूर्ति देवगढ़ के दशावतार मंदिर में है। इस मूर्ति में भगवान विष्णु को शेषनाग की शैया पर आराम की मुद्रा में दिखाया गया है। वे कुंडल, मुकुट, माला, हार, कंगन आदि से सुशोभित है। इनके एक ओर शिव और इंद्र की मूर्ति है। समीप के 2 शस्त्रधारी पुरुष है। कार्तिकेय मयूर पर आसीन है तथा नाभि से निकले कमल पर 4 मुख वाले ब्रह्मा विराजमान है। लक्ष्मी पैर दबा रही है। काशी से गोवर्धन पर्वत को गेंद के समान उठाए श्री कृष्ण की मूर्ति भी मिली है। ये शेष साई भगवान विष्णु की मूर्ति। इस काल की बौद्ध मूर्तियों में सजीवता एवं मौलिकता दिखाई देती है। भगवान बुद्ध के मूर्तियों के बाल घुंघरैले, उनके आभा मंडल अलंकृत एवं मुद्राओं से में विविधता है। इस काल की मथुरा संग्रहालय की बुद्ध मूर्ति एवं सुल्तानगंज से प्राप्त तांबे की मूर्ति जो 7.5 फीट ऊंची है, बहुत महत्वपूर्ण है। चित्रकला। चित्र देख लीजिए। बुद्ध की प्रतिमा एवं चित्रकारी के दृश्य। इस काल की चित्रकला का सबसे अच्छा उदाहरण अजंता की गुफाओं में मिले भित्ति है। इसमें 3 तरह के चित्रों का प्रधानता है। प्रथम, गुफा की छत एवं कोने को सजाने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य जैसे वृक्ष, पर्वत, नदी, झरने, पशु पक्षी तथा रिक्त स्थानों को भरने के लिए अप्सराओं, गंधर्वों एवं यज्ञों का चित्रण किया जाता था। द्वितीय, बुद्ध के बोधिसत्व के चित्र। तृतीय, जातक कथाओं में वर्णित दृश्य। अजंता के चित्रों में रंगों का बड़ा ही सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। इन चित्रों में अपने बालक के साथ अंधे तपस्वी माता पिता, मरणासन राजकुमारी ज्ञान प्राप्ति के बाद यशोधरा और राहुल का मिलन आदि। अजंता की चित्रकारी में जहाँ धार्मिक दृश्यों का प्रधानता है, वहीं बाघ की गुफाओं में सांसारिक लौकिक विषयों का चित्रण है। इन चित्रों में उस समय की वेशभूषा, केश सज्जा एवं अलंकरण सजावट सामग्री की जानकारी मिलती है। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण चित्र संगीत एवं नृत्य से संबंधित। भगवान बुद्ध से संबंधित भी कुछ चित्र है, लेकिन मरणासन राजकुमारी का चित्र अजंता की गुफा। अधिकांश चित्र धार्मिक विषयों से हटकर, जैसे नृत्य,
गान, राजकीय जुलूस, हाथी दौड़, शोकायुक्त युवती आदि की है। इन चित्रों को राजकीय संरक्षण में बनाया गया। जिन शिल्पकारों के द्वारा ये चित्र बनाए गए उनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। इन्हें बनाने में काफ़ी धन खर्च किए गए होंगे। उपरोक्त चित्रों के अतिरिक्त सिक्कों पर भी चित्रकारी की गई है, जिसे आप पिछले अध्याय में देख चुके हैं। इन सिक्कों में समुद्रगुप्त वीणा वादक एवं व्याघ्र पराक्रमांक रूप में दिखाया गया है। बाकी गुफाओं के चित्रकारी का दृश्य। उस समय के मंदिरों के दरवाजे पर जो स्तंभ है उन पर भी देवी देवताओं के चित्र को बड़े सजीव ढंग से उकेरा गया है। विज्ञान एवं तकनीकी। 4वीं से 7वीं शताब्दी के बीच विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। इस समय आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कर प्रथम तत्व एवं ब्रह्मगुप्त जैसे गणितज्ञ और ज्योतिष विद्या के विद्वान हुए। आर्यभट्ट इस काल के महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने शून्य का संख्या के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया। इन्होंने यह भी बताया कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी धुरी पर घूमती है। इसका छाया चंद्रमा पर जब पड़ता है तो ग्रहण लगता है। इनकी रचना आर्यभट्टीय है। इनकी कर्मभूमि बिहार में पटना के नज़दीक तारेगना मसौढ़ी नामक स्थान पर थी। आर्यभट्ट की कर्मभूमि तारेगना मसौढ़ी। आयुर्वेद के विद्वान और चिकित्सक धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। इस काल में मनुष्यों के साथ साथ जानवरों को भी चिकित्सा होती थी। नागार्जुन रसायन शास्त्र एवं धातु विज्ञान के जानकार थे। इन्होंने सोचा, चांदी, तांबा आदि के प्रयोग से रोगों के इलाज का उपाय बताया। इस काल में धातु संबंधी ज्ञान की भी अच्छी प्रगति हुई। इस तकनीक के विकास में शिल्प समुदाय का सराहनीय योगदान था। जैसे कि हमने अध्याय 12 में देखा है कि धातु कला के मुख्य अवशेष कुतुब मीनार परिसर में मेहरौली का लौह स्तंभ है। इसमें ऐसी तकनीकी का प्रयोग हुआ है कि आज तक यह जंग से सुरक्षित है। इसकी जानकारी हमें नहीं है कि उस समय के लोग धातु विज्ञान को इतना विकसित कैसे किया। भागलपुर जिले के बिहार के सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की 7.5 फीट की प्रतिमा मूर्ति का भी धातु विज्ञान का उत्तम नमूना है। यह लगभग 1 टन की है। धातु विज्ञान की प्रगति सिक्कों और मोहरों के निर्माण में भी देखने को मिलती है। इस काल में स्वर्ण सिक्कों की मिलावट की सुंदर तकनीकी का प्रयोग किया गया है। तत्कालीन धातु कला का ज्ञान हमें उस समय के आभूषणों से मिलता है।